हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं और सियासी पार्टियों के बीच में लगातार घमासान है। बीजेपी और कांग्रेस कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जहां से बगावत के सुर निकलकर नहीं आ रहे हो। हालांकि बगावत बीजेपी में ज़्यादा है और कांग्रेस में कम। अभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन की खबरें आ रही थी अब से कुछ देर पहले तक, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी अभी 20 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने 20 साल से, लगभग पिछले 20 साल से हरियाणा की, दिल्ली की और इन प्रदेशों के आसपास की राजनीति पर अपनी नज़रें रखी और 20 साल तक राजनीतिक पत्रकारिता करते रहे। अमर उजाला में आपने काम किया, दैनिक भास्कर में आपने काम किया और दैनिक जागरण में आपने काम किया। मेरे साथ महेश कुमार वैद्य जी हैं। इन्हीं से पता करते हैं कि हरियाणा की सियासत और सियासतदान क्या करने जा रहे हैं और जनता किन मुद्दों को लेके वोट करेगी और किन मुद्दों को लेके वोट नहीं करेगी। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा की सियासत किस तरफ जा रही है? सबसे पहला तो अपन इसी पे बात कर लेते हैं कि आज के दिन, क्योंकि चुनाव में बहुत समय है, आज के दिन अगर आप आकलन करें तो कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है? चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, बहुत समय जो आप बता रहे हैं। चुनाव तो आ गए, अभी तो नामांकन प्रक्रिया 12 तारीख है, लास्ट डेट 12 सितंबर को लास्ट डेट है। हरियाणा की सियासत को समझना हो तो हरियाणा में जो जाति का गणित है वो हमेशा समझना होगा। जो हरियाणा की सियासत, जो केंद्रीय जो चुनाव होते हैं, भारत सरकार के गठन के लिए जो चुनाव होते हैं, केंद्र सरकार के गठन के लिए जो चुनाव होते हैं, उसमें तो भूमिका रहती है राष्ट्रीय मुद्दों की। लेकिन जब स्थानीय चुनाव होते हैं, विधानसभा का चुनाव होता है, तो हरियाणा में जाति एक बड़ा फैक्टर काम करता है। जाति के अलावा कुछ मुद्दे भी हैं और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे होते हैं। अभी हम हरियाणा की सियासत की बात करें तो इस समय जब हम देखते हैं, लोकसभा चुनावों के संदर्भ में हमको देखना होगा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा आधे आधे का मुकाबला रहा, 50-50 का मैच रहा था। जो है, जब 50-50 का मैच रहा था तब मोदी मैजिक था। अब जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें मोदी मैजिक नहीं है, उसमें 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का जवाब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को देना है, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है। तो तब में और अब में बहुत फ़र्क है। तो हम ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस एक बड़ी चुनौती दे रही है। कांग्रेस अपर हैंड मान करके चल रही है। कांग्रेस ये मान करके चल रही है कि सत्ता उनके पास आ रही है। कांग्रेस भी मान रही है, कांग्रेसी भी मान रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी भी ये रणनीति बना रही है कि किस तरह कांग्रेस को रोका जाए। इसी में जैसे आपने कहा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 9.5 साल के बाद में मुख्यमंत्री जो थे मनोहर लाल खट्टर, उनको बदल दिया गया और नायब सैनी उनकी जगह पे आए। क्या नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद में सरकार की जो छवि है वो बदली है? क्योंकि अगर किसी मुख्यमंत्री को हटाया जाता है तो अमूमन यही माना जाता है कि सरकार ठीक ढंग से चली नहीं, या फिर सरकार की जो इमेज जनता के बीच में होनी चाहिए वो हो नहीं पाई। आपको क्या लगता है कि नायब सैनी के आने के बाद में कुछ प्रभाव पड़ा है इमेज पे सरकार? महेंद्र जी, दूध जब फट जाता है वो किसी काम का नहीं रहता। इलाज तब तक ही संभव है जब तक दूध नहीं फटा हो। जब भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय नेतृत्व परिवर्तन किया वह समय सही नहीं था। मनोहर लाल की जो नीतियां थी, बिना खर्ची पर्ची की, ग्रुप डी और सी की बात कर रहा हूँ मैं, इससे आगे की नहीं कर रहा हूँ। उसमें मैं पारदर्शिता का कोई सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन ग्रुप सी और डी में जो सरकारी नौकरियां दी गई वो पहली बार इस क्षेत्र में जहां हम बैठे हैं दक्षिण हरियाणा में ज़्यादा मिली कांग्रेस सरकार की तुलना में। तो एक सिक्का उनका चल रहा था बिना खर्ची पर्ची का। जो है, दूसरे जो उन्होंने कदम उठाए वो कदम थे प्रॉपर्टी आईडी का बनाना, मतलब ऑनलाइन जो पूरे सिस्टम को लाना, अध्यापकों की तबादला नीति बनाई, तो अच्छे काम किए। लेकिन अच्छे काम करने के लिए भी आपको उपजाऊ ज़मीन चाहिए। आपने बीज अच्छा ले लिया और बंजर ज़मीन में डाल दिया, सिंचाई समय पर नहीं की, तो उसका क्या फ़ायदा? जो है, हरियाणा का जो मतदाता है, हरियाणा का जो नागरिक है, वो इतना मानसिक रूप से प्रिपेयर नहीं हो पाया था कि वो प्रॉपर्टी आईडी को समझ सके, वो परिवार पहचान पत्र को समझ सके, उनकी कमियों को दूर करवा सके। तो जो सरकार जो सिस्टम लेकर के आई, अफसरशाही ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करके दिया और मनोहर लाल अफसरशाही की मानते रहे। तो मनोहर लाल के अच्छे काम हैं वो भी परिणाम देने की बजाय आलोचना के कारण बन गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उन्हें बदलना पड़ा। अच्छा रहता उन्हें नहीं बदलते। जो है, परिणाम जो है, नायब सैनी ने अच्छा काम तो किया है, उसके बाद आने के बाद में यू टर्न लिया है कई मुद्दों पर।
कई मुद्दों पर यू टर्न लिया है उन्होंने, नायब सैनी ने, लेकिन ये देर हो गई जो है। देर हो गई आपका ये मानना है। तो आज के दिन जिस मुहाने पर अपन खड़े हैं, 67 सीटों की जो घोषणा है वो बीजेपी ने कर दी है और 42 के आसपास सीटों की घोषणा कांग्रेस पार्टी कर चुकी है। क्या आपको ऐसा लगता है कि पार्टियां जब टिकट का जो वितरण है बीजेपी ने, क्योंकि जिस तरीके का माहौल था, अब से कुछ दिन पहले तक ऐसा था कि कांग्रेस सरकार बना लेगी आरामी से और बहुत ज़्यादा सीटें लेके आएगी, मोर देन इनफ जो सरकार बनाने के लिए चाहिए। क्या टिकटों के वितरण के बाद में कुछ संभावनाएं बनी हैं बीजेपी की कमबैक करने की? देखिए, संभावना है ना, जो बगावत आप देखते हैं, बगावत को देखें तो भारतीय जनता पार्टी में बगावत के सुर ज़्यादा उठ रहे हैं बनिस्बत कांग्रेस के। कांग्रेस में बगावत के सुर कम है, भारतीय जनता पार्टी में ज़्यादा है। इसका कारण ये है कि ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों की नाराज़गी ज़्यादा है या उम्मीदवार जो टिकट चाहने वाले थे उनकी नाराज़गी ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक साथ 67 सीटें घोषित कर दी जो है। ये सेटबैक रहा तो ज़्यादा शोर मचेगा, ज़्यादा आदमी नाराज़ होंगे तो ज़्यादा शोर मचेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस स्तर पर रणनीतिक चूक की। अच्छा रहता कि थोड़े थोड़े टुकड़ों में टिकटें जारी होती। और दूसरा, ये कांग्रेस ने पहली जो सूची जारी की, 31 की सूची एक बार जारी की, एक आदमी का और नाम जो है देर रात जारी किया, तो 32 आप कह सकते हो जो पहली सूची कांग्रेस की आई, उसमें 28 तो विधायक थे। पहले से रणनीतिक रूप से, मानसिक रूप से सभी तैयार थे कि जो विधायकों के टिकट नहीं काटे जाएंगे, तो 28 सीटों पर तो ज़्यादा मतलब ही नहीं था जो है। 5-7 सीटों पर जो है थोड़ा बहुत विद्रोह हुआ, तो वो सब पार्टियों में सामान्य बात है। तो जो टिकट वितरण में विद्रोह आप देख रहे हैं, इससे पार्टियों की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अभी तो ये देखना होगा कि जातिगत समीकरण कौन फिट बैठाते हैं और वोट कटुआ जो चेहरे आएंगे वो तय करेंगे हरियाणा में क्या राजनीतिक भविष्य होने वाला है। अब वोट कटवा की बात करते हैं अपन लोग और टिकट वितरण की बात करते हैं। मेरा एक अहम सवाल ये कि हरियाणा की जो जनता है, क्योंकि कई छत्रपों में बटा हुआ हरियाणा है, और जैसे अहिरवाल की राजनीति बीजेपी में राव इंद्रजीत सिंह चलाते हैं, कांग्रेस में कुमारी सैलजा हो गई, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो गया, उसके अलावा दीपेंद्र सिंह हुड्डा आजकल प्रमुख बने हुए हैं। तो क्या छत्रपों में बटी हुई दोनों पार्टियां एक छत के नीचे बैठ के काम कर पाएंगी? देखिए, पहले आप ये समझ लीजिए, जब सत्ता की ताकत दिल्ली में रहती है, दिल्ली दरबार मजबूत रहता है, हाईकमान जब मजबूत रहता है, तो छत्रप आंख नहीं उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 240 पर आ गई तो मोदी का जो ओरा था, अमित शाह का जो ओरा था, वो कमज़ोर पड़ गया जो है। हाईकमान का जो ओरा है वो कमज़ोर पड़ा। कांग्रेस में क्या हुआ है, उलट स्थिति हुई है। कांग्रेस में जो इस बार लोकसभा में प्रदर्शन हुआ, उसने राहुल गांधी की स्वीकृति बढ़ाई है। राहुल गांधी ताकतवर हुए हैं, कांग्रेस हाईकमान ताकतवर हुआ है, इसलिए छत्रप थोड़े से कमज़ोर पड़े हैं। तो मनमानी जो करने की बात सोच रहे थे, पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में आता था कि एक तरफा फैसले ले रहे हैं, खुद को चीफ मिनिस्टर भी एक तरह से उनके सारे कैंडिडेट कह रहे थे। अब भाषा बदल रही है, भाषा ये आ रही है कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा जो है। पहले आ रहा था जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जितने चहेते थे वो सभी यही बोलते थे कि हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे, हुड्डा सरकार आ रही है। अब भाषा का बदलाव हुआ है, अब कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आ रही है, ये बदलाव है। तो आप छत्रप की बात कर रहे, तो छत्रप तो हर पार्टियों में रहते हैं और हाईकमान हमेशा छत्रप पैदा करके रखते हैं ताकि सिंगल हैंड में शक्ति ना रहे। ये हाईकमान की रणनीति होती है। आप कभी भी देखोगे, जो चाहे इंदिरा गांधी का ज़माना देखो, चाहे उससे पहले का देखिए, चाहे आडवाणी से पहले का अटल आडवाणी युग की बात करिए, हमेशा ही राज्यों में छत्रप जो है एक एक करके अलग से रखते हैं ताकि अगर किसी एक से आदमी नाराज़ है तो दूसरे के पास जाकर के खड़ा हो जाए। ये सामान्य प्रक्रिया है राजनीतिक दलों की जो है। हरियाणा के प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि किसान आंदोलन का ये केंद्र बिंदु रहा हरियाणा। फिर हरियाणा के जो पहलवान हैं वो विश्व में पहचान रखते हैं और हरियाणा की पहचान एक पहलवानों की वजह से भी है, चाहे वो बेटे पहलवान हो चाहे बेटी पहलवान हो। खेलों में बड़ी बड़ी रुचि है इस इलाके के युवाओं की। उनका भी एक आंदोलन चलता रहा। अभी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस में आ गए। हालांकि पिछली बार जिनको बीजेपी ने टिकट दिया था पहलवानों को, वो चुनाव हार भी गए थे। तो क्या जो किसान आंदोलन का प्रभाव रहेगा, जो खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया, इसका भी कोई प्रभाव रहेगा वोट डालते समय लोगों के जहन में? देखो, मेरा ये मानना है कि आंकड़ों के आधार पर जब हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, तो जब एमएसपी पर फसल खरीद की, जो किसान आंदोलन की बात कर रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ज़्यादा खरीदा मिलेगा जो है अनाज।
एमएसपी की गारंटी नहीं दे रही। वो भावांतर भरपाई योजना लेकर के आती है सरकार कि भाई इस रेट में बिक रहा है उसमें बेच लीजिए, हम भावांतर भरपाई कर देंगे, जो आपको जो अलग से एक्स्ट्रा रेट मिलना है वो हम दे देंगे जो है। लेकिन जब ये सवाल आता है, आप आंदोलन का कर रहे हैं बात, आप ये बात कर रहे हैं कि मुद्दे क्या होंगे, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ SYL का रहा है हरियाणा में जो है। लेकिन वोटर उसके आधार पर वोट ही नहीं करता है। आप फील्ड में जाएंगे पूछेंगे तो SYL की किसी को चिंता नहीं है। सब ने मान लिया है कि नेताओं का काम है हर चुनाव में इसका जिक्र करना, हर बजट में इसका जिक्र करना। आपको पता है हरियाणा के हर बजट में SYL का जिक्र आता है, 100 करोड़ रुपए निर्धारित किए जाते हैं, लेकिन लैप्स हो जाते हैं, जो वो बजट वहीं के वहीं रह जाता है। तो हांसी बुटाना नहर का मुद्दा हो चाहे SYL का मुद्दा हो, यहाँ के आम मतदाता यह मान चुके हैं कि इनका समाधान इन सरकारों के स्तर पर नहीं होना है, कभी होगा तो तुम्हारी नियति से होगा, इसलिए इस मुद्दे पर कोई वोट नहीं करता है। हरियाणा में वोट जो है इस गणित से होगा कि जाट जो कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी वो हरियाणा में सबसे बड़ी कम्युनिटी है। जाट कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। वो जो आरक्षण आंदोलन चला था हरियाणा में उस समय से ही नाराज़ है। भारतीय जनता पार्टी नॉन जाट की राजनीति कर रही है, बहुत क्लियर कट जो है। सामने समरसता की बातें करते हैं, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर उनको बनाना है वो नॉन जाट का बनाना है, वो जाट को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाएगी। कांग्रेस के पास चीफ मिनिस्टर के रूप में चेहरा घोषित नहीं किया है कोई भी। कांग्रेस भी अब धीरे धीरे जाट चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित करने के बजाय धीरे धीरे ये संदेश दे रही है कि नॉन जाट की राजनीति, मतलब जाट और नॉन जाट की राजनीति में जो भाजपा कर रही है उसमें नहीं फंसना है। चेहरा कोई भी हो वो विधानसभा चुनाव के बाद चेहरा देंगे, ये क्लियर कट करके जो है कांग्रेस चल रही है जो है। तो दोनों पार्टियों का अपना अपना एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी जाट जो कम्युनिटी है उनको अपना चीफ मिनिस्टर चाहिए। जाट की जब आप इतनी बात करें, मेजर कम्युनिटी जाट ही है। जाटों में कई जो चेहरे हैं, जैसे चौटाला परिवार हो गया, हुड्डा परिवार हो गया, और भी एक दो घराने हैं। अब की बार ऐसा देखने को क्यों मिल रहा है कि जैसे लोग ये कहते हैं, जब मैं लोगों से बात कर रहा था तो लोगों ने मुझे बताया कि 87-88 के आसपास जाट एकजुट हुआ था और एक छत के नीचे, एक छतरी के नीचे वो आया था। ऐसा ही माहौल अब की बार भी देखने को मिल रहा है कि सारे के सारे जो जाट हैं, आप पिछली बार जो उप मुख्यमंत्री थे दुष्यंत सिंह चौटाला, उनकी भी सीट ऐसी मानी जा रही है कि वो भी चुनाव हार सकते हैं, वो हार जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो जाट एक तरफ हुड्डा को नेता मान चुके, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी तक क्या गणित था जो पिछले चुनाव तक कि दुष्यंत चौटाला, जब ये इनेलो एकजुट थी, इनेलो जब तक एकजुट रही, जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा सिमटे हुए थे सोनीपत, रोहतक और झज्जर जिले तक, यहाँ का जाट हुड्डा को अपना नेता मानता था। अभी क्या है कि जब इनेलो का परिवार बिखरा, इनेलो और जजपा अलग अलग पार्टियां बनी, उसके बाद में जाटों को लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही ताकत देने में फ़ायदा, इसलिए जाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इर्द गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन यही अकेला कारण नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोगों की धारणा बनी हुई है कि जाट भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं, जाट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, इसलिए वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा में उन्हें एक चेहरा नज़र आता है कि चलिए भारतीय जनता पार्टी को हराने की ताकत इस जगह है। जाटों को लग जाए रणदीप सुरजेवाला में ताकत है तो रणदीप सुरजेवाला के साथ चले जाएंगे, जो जाटों को लगता किरण चौधरी में ताकत है तो उसके साथ चले जाते, लेकिन किरण चौधरी को तो उपेक्षित होकर के जाना ही पड़ा ना, जाट तो वो भी थी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो जाट चेहरा भारतीय जनता पार्टी देना चाह रही थी, वो भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला से इसीलिए ज़्यादा समझौता किया था। सरकार चाहते तो तोड़ फोड़ करके भी चला सकते थे, इनकी पार्टी को भी तोड़ फोड़ करके चला सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देना चाह रही थी कि वो जाटों से प्यार करती है, इसलिए दुष्यंत चौटाला को साथ जोड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी में जब हम देखते हैं जाटों की राजनीति को, तो भारतीय जनता पार्टी जो सेकंड लाइन है मुख्यमंत्री को छोड़ करके, वो सेकंड लाइन देने के लिए तैयार हैं, अफसरशाही में भी सेकंड लाइन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन फर्स्ट लाइन पर जो मनोहर लाल खट्टर को बिठाया गया, दोबारा अब नायब सैनी को बिठाया गया। भारतीय जनता पार्टी संदेश दे रही है कि हम ओबीसी की राजनीति करेंगे, हम गैर जाट की राजनीति करेंगे। तो कांग्रेस के पास मजबूरी में अभी जाट को साथ रखना जरूरी है, जाटों का साथ रखना जरूरी है। तो जाट जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं, इसलिए भी साथ हैं कांग्रेस के, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में उनके पास चेहरा है, इसलिए भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रूप में चेहरा है, इसलिए भी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के साथ हैं। जो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपन बात करें या और भी नेताओं की बात करें, तो अब भी एक माहौल सा बना हुआ है हरियाणा में कि कांग्रेस की अगर सरकार आती है, कांग्रेस अगर 45 क्रॉस करके जाती है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सीएम होंगे। आप इस बात से कितना सहमत हैं?
देखिए, मेरा ये मानना है कि 42 से 48 के आसपास तक जो है अगर कांग्रेस का आंकड़ा रहता है तो निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को सत्ता मिलेगी। लेकिन अगर कांग्रेस थंबिंग मेजॉरिटी से जो है बहुत ज़्यादा 2/3 बहुमत से जो है सत्ता में आती है तो उस स्थिति में कांग्रेस हाईकमान कोई दूसरा चेहरा दे सकता है। जिस तरह चौधरी भजनलाल को सत्ता नहीं मिली थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सत्ता सौंपी गई थी, इस तरह कोई बदलाव भी कांग्रेस। ऐसा क्यों हो सकता है? क्या कमियां हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा में, या फिर क्यों कांग्रेस पार्टी ऐसा रिस्क लेगी जिस चेहरे के पीछे सारा जाट एकजुट होकर चल रहा है? कांग्रेस केवल जाटों की राजनीति नहीं करना चाहती। कांग्रेस पूरे देश में ये संदेश देना चाहती है कि अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग भी उनके साथ है। तो जाटों की राजनीति, अकेली जाटों की राजनीति नहीं करना चाहती, ये संदेश देना चाहती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आदर देने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक ऐसा वक्त था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हाईकमान को कई बार आंख दिखाई। जो है आपको राजस्थान का पता होगा, अशोक गहलोत ने हाईकमान को आंख दिखाई ना। इसी तरह जो ग्रुप बना था इनका, जो 26 का ग्रुप जो बोलते थे, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा शामिल थे, जो हाईकमान के सामने सवाल उठाते थे। तो वो कहीं ना कहीं जो है लोगों को लगता है, राजनीतिक समीक्षकों को लगता है कि जब कांग्रेस हाईकमान का दाव लगेगा, मौका लगेगा, उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ से बागडोर खींच ली जाएगी। एक सवाल जो लोकसभा में बड़ा प्रभावित रहा, और जो SC/ST कम्युनिटी है उसने उसी आधार पे वोट किया कि संविधान बदल देंगे। क्या वो जो संविधान बदलने का जो नारा उस समय चला था और SC/ST मेजॉरिटी के साथ में वापस कांग्रेस के पास लौट आई थी, क्या वो विधानसभा चुनाव में भी उसी तरीके से वोट करेगी या उस वोटों में कुछ बिखराव रहेगा? संविधान केवल लिखित शब्दों से ही नहीं बदला जाता, संविधान आचरण से भी बदला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जो एक्ट रहे हैं, कुछ जो है आपने संसद भवन देखा होगा, जो है राम मंदिर का निर्माण भी देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो धार्मिक एजेंडा था उसको राजनीतिक एजेंडे के साथ जोड़ दिया। राजनीतिक एजेंडा अलग होना चाहिए, धार्मिक एजेंडा अलग होना चाहिए। आप प्रभु की पूजा कर रहे हो, कैमरे में आ रही है, तो प्रभु की पूजा नहीं है, वो राजनीति है। अनुसूचित जाति के लोगों ने इस बात को समझ लिया। जो है संसद में जिस तरह शंखनाद हो रहा है, जिस तरह आप वो लेकर के आए, क्या थी वो छड़ी, उसका दंड का नाम मेरे चित्त से उतर रहा है, जो आप आप सेंगोल लेकर के आए संसद में, उसको क्या कहेंगे आप? किधर जा रहे हो आप? जो है आप राम मंदिर को लेकर के जितनी जल्दबाजी आपने दिखाई, शंकराचार्य जिसका विरोध कर रहे थे, तो क्या लगेगा कि आप किस तरफ बढ़ रहे हो? सरकार का जो चेहरा है वो धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष हम किसको मानते हैं? इसका मतलब ये नहीं कि वो धर्महीन है, सभी धर्मों का समान आदर। तो आपको अगर लग रहा हो सभी धर्मों का समान आदर करता हुआ आपको नज़र आ रहा हो तो आप मान लीजिए जो, और अगर आपको ये लग रहा हो कि ऐसा नहीं है तो फिर उसको दूसरी दिशा में देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के सामने राहुल गांधी ने सवाल क्या खड़ा किया कि जब हम देखते हैं केंद्र सरकार में सेक्रेटरीज के स्तर पर देखते हैं तो 3 से 6% पाते हैं। तो 3 से 6% संख्या है, इसका मतलब क्या OBC SC में कोई बौद्धिक स्तर नहीं है क्या? 3 से 6% क्यों है? उनको सत्ता में भागीदारी क्यों नहीं मिलती है? जो आप नामचारे के लिए किसी को नियुक्त कर देते हो, ऊंचा पद भी दे देते हो, लेकिन शक्तियाँ नहीं होती है। आप भजनलाल शर्मा को बना दीजिए, जो अगर शक्तियाँ नहीं देंगे, शक्तियाँ अगर दिल्ली से नियंत्रित करने लग जाओगे तो क्या होगा? जो भजनलाल शर्मा तो चलो स्वर्ण जाति से, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देश से आप शक्ति विहीन की बात कर रहे हैं कि बिना शक्तियाँ आप कोई भी पद दे दीजिए, कोई मतलब नहीं होता उसका। हाँ, आप शक्ति नहीं देंगे, आप मुख्यमंत्री भी बना दीजिए, शक्तियाँ नहीं देंगे तो क्या करेंगे? असली सवाल होता है डिसीजन पावर का। तो ये इम्पैक्ट करने जा रहा है हरियाणा चुनाव में। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जो है महेंद्र यादव जी, आप कहीं पर भी देखेंगे आपको पावरफुल नहीं मिलेंगे। जो ऑफिसर्स जो OBC और SC वर्ग के पावरफुल नहीं मिलेंगे। आज़ादी के इतने साल बाद भी क्या मांग उठती है कि अनुसूचित जाति की चौपाल बनाई जाए हमारे गाँव में? क्यों बनाई जाए? इसलिए कि उनको जो पीड़ा झेलनी पड़ती है। अगर जो 75 साल बाद भी अगर अनुसूचित जाति की चौपाल की मांग उठती रहेगी तो हम समरसता कहाँ हैं? हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो अलग अलग पड़े हैं। जो आज के दिन क्या देख रहे हैं कि कांग्रेस कितनी सीटें जीत रही है? आपका व्यक्तिगत अनुमान बता दीजिए, और बीजेपी कहाँ है और बची हुई जो पार्टियां हैं वो कहाँ स्टैंड करेंगी? जब तक पहलवान मैदान में नहीं आते, पहलवानों की कद काठी हम नहीं देख ले, हम कैसे बता देंगे? आप मैदान में पहलवान आने दीजिए, सारे पहलवान आएंगे, हम आपको बिल्कुल एक्यूरेट बता देंगे। 1-2 सीटों के ऊपर नीचे नहीं कहते। आप आइएगा मेरे पास, पहलवान आने दीजिए मैदान में। जो है तो आज के दिन सरकार किसकी बनती हुई नजर आ रही है? आज के दिन जो बढ़िया मैनेजमेंट कर लेगा वो अपनी सरकार बना लेगा। बीजेपी के चांस हैं अब भी?
बीजेपी के चांस है। अगर अमित शाह ने बढ़िया मैनेजमेंट कर लिया, सभी क्षत्रपों को राजी कर लिया, सभी क्षत्रपों को फ्री हैंड दे दिया और उनकी बात मान ली, तो काफ़ी हद तक जो है सुधार आ जाएगा जो है। एक जो दूसरा सवाल ये कि 2-3 बड़े नाम हैं, जैसे विनेश फोगाट का, क्या रहेगा उसका चुनाव? अभी मैं उस क्षेत्र में गया नहीं हूँ, लेकिन कई बार जो हम देखते हैं बड़े चेहरे, भाजपा ने पिछली बार उतारे थे, बबीता वगैरह वगैरह सब उतारे थे, तो हार के भी गए थे जो है। तो ऐसा नहीं होता है, कई बार बड़ा चेहरा भी चुनाव हार जाता है, लेकिन उसके साथ ये पॉजिटिव पॉइंट है विनीता फोगाट के साथ कि वो, विनीता फोगाट ही ना पूरा नाम, विनीता फोगाट के साथ जो ये पॉजिटिव पॉइंट है कि जाट कम्युनिटी इस बार जो है कांग्रेस के साथ दिख रही है, एससी कम्युनिटी कांग्रेस के साथ दिख रही है, और कांग्रेस की हवा भी है, ये हमको मान लेना चाहिए। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया ना, उस लोकसभा चुनाव के परिणाम ने कांग्रेस को ताकत दी है। दूसरा सवाल ये कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव भी चुनाव लड़ रही है अटेली से, उसके बारे में क्या, उस सीट का, क्योंकि वो तो बड़ी नज़दीक है आपके पास में। देखिए, आप अहिरवाल का गणित समझ लीजिए, जो बादशाहपुर से लेकर के नारनौल नांगल चौधरी तक ये बीजेपी की बेल्ट है, ठीक है। लोकसभा चुनाव हुए जब सब जगह विपरीत परिस्थिति थी, लेकिन महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटें थी। नांगल चौधरी में भारतीय जनता पार्टी बढ़त पे थी, नारनौल में भारतीय जनता पार्टी बढ़त पे थी, महेंद्रगढ़ में बढ़त पे थी, अटेली में बहुत अच्छे मार्जिन से बढ़त पे थी। ये जो चारों सीटें ये बीजेपी माइंडेड सीटें हैं। बादशाहपुर बीजेपी माइंडेड सीट है, गुड़गांव बीजेपी माइंडेड सीट है। तो आप इनको जो देखेंगे, जो मैं बीजेपी माइंडेड सीट बोल रहा, सोना में, रेवाड़ी में बीजेपी को संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन अच्छा मैनेजमेंट करेंगे तो यहाँ भी सुधार सकते हैं। आप इसको इस गणित से देखिए कि जो मैं बता रहा हूँ बीजेपी की बेल्ट जो है। और दूसरा मैंने बताया कि जातीय गणित, तो जातीय गणित में जैसे आप गुड़गांव की बात कीजिए, कांग्रेस ने मोहित ग्रोवर को पंजाबी समुदाय से टिकट दिए, वहाँ पंजाबी बहुतायत में है, तो जो पंजाबियों का एक तरफा वोट जाएगा। मैं बता रहा हूँ जाति देखते हैं हरियाणा के मतदाता। दूसरी तरफ जो है भारतीय जनता पार्टी ने जिनको मैदान में उतारा है वो ब्राह्मण समुदाय से हैं, मुकेश शर्मा है। अब इसके बीच भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, वैश्य है, ब्राह्मण है, इनको भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट माना जाता है। अब कोर वोट में नवीन गोयल वहाँ पर दावेदार थे वैश्य समाज से, अब नवीन गोयल निर्दलीय तैयारी कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट काटेगा नवीन गोयल। एक बड़ा नाम और है लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव राव, जहाँ अपन बैठ के बातचीत कर रहे हैं, यहीं से वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में से किसका पलड़ा भारी है? जो यहाँ से लक्ष्मण यादव जिनको टिकट मिला है, वो दूसरी जगह से विधायक थे, उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। देखिए, हमको रेवाड़ी के चुनाव को चौकोणीय मुकाबले में देखना चाहिए। अभी 10 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि चुनाव किधर जा रहा है। मतदाता लास्ट का जो चौथा आदमी है उसको आउट कर देगा। 3 मैदान में रहेंगे, एक चिरंजीव राव कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से लक्ष्मण यादव, और सतीश यादव किसी पार्टी की टिकट लेते हैं या निर्दलीय लड़ते हैं, वो किसी से भी लड़े पर वो मैदान में डटे रहेंगे। तो त्रिकोणीय मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सतीश यादव के बीच होगा। सन्नी यादव कहाँ तक उभर पाते हैं, किस पार्टी की टिकट लेते हैं, उनका 11 तारीख को नामांकन है, वो कह चुके हैं जनता पंचायत से टिकट लेंगे। वो किसकी वोट काटेंगे या खुद जीत के लिए चुनाव लड़ेंगे, कितनी मेहनत करेंगे, ये 10 दिन में तस्वीर स्पष्ट होगी। त्रिकोणीय संघर्ष का मतलब ये समझे कि संघर्ष है यहाँ भी लालू प्रसाद यादव के दामाद चिरंजीव राव के लिए। अभी तो संघर्ष ही कहना चाहिए, हमको एक तरफा चुनाव किसी का कैसे कह सकते हैं हम। अभी तो संघर्ष ही है, मैदान सजेगा जो है, और मैदान में और भी निर्दलीय कोई चेहरे आएंगे। तो जितना, वैसे एक जो परंपरागत गणित ये है कि बहुकोणीय मुकाबला चिरंजीव राव के लिए, कांग्रेस के लिए रेवाड़ी में वरदान बनता रहा है। तो वर्तमान में यही स्थिति दिख रही है। लेकिन अगर किसी एक को इनमें से आउट कर दिया, आमने सामने का मुकाबला हो गया, चिरंजीव बनाम सतीश यादव हो गया, चिरंजीव बनाम लक्ष्मण यादव हो गया, चिरंजीव बनाम सन्नी यादव हो गया, तो फिर मुकाबला जो है बड़ा टेढ़ा हो जाएगा। जो तो अगर मतदाताओं ने 2 को आउट कर दिया, चिरंजीव के सामने 1 को ही छोड़ दिया, तो मुश्किल हो जाएगी। जो है आमने सामने के मुकाबले में मुश्किलें हैं। देखिए, हरियाणा की सियासत को समझना या किसी भी प्रदेश की सियासत को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा लड़े जाते हैं। पार्टियों का महत्व होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना होना चाहिए। बगावत दोनों पार्टियों में है। महेश जी ने बताया कि कांग्रेस में बगावत इसलिए नज़र नहीं आ रही कि छोटे छोटे टुकड़ों में टिकटों का वितरण किया जा रहा है, और बीजेपी में इसलिए नज़र आ रही है बगावत कि उन्होंने एक साथ 67 सीटों की घोषणा एक साथ की।
अभी जैसे जैसे रण सजता जाएगा, दावेदार और जिनको पार्टियां टिकट देंगी उनके बारे में भी बात करेंगे। हरियाणा की सियासत से जुड़ी सारी खबरें हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। आप देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।